बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ये पार्ट 29 है। आज हम आपके लिए किताब ला रहे हैं नील महल की रकासा। ये एक मुकम्मल किताब है। आवाज़ तालियावान, मुसन्निफ़ एम राहत। ये किताब आपके लिए बुक शेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से रिकॉर्ड की जा रही है। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 और कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अज़हर लतीफ़ से। ये किताब 496 सफ़ात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 29 सफ़ा नंबर 438 से। मैं रुक गया और इधर उधर निगाहें दौड़ाता रहा। थक गया था। यूँ भी जंगलों का ये सफ़र थका देने वाला था। चलते रहना था। वक्त का कोई तयन नहीं था। जो हालात मुझे पेश आए थे उन्होंने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। इन वीरानों में क्या कुछ है ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। थक हार कर मैं एक दरख्त के नीचे बैठ गया और फिर इसके तने पर सर रख कर लेट गया। अब मुझे जंगली जानवरों का खौफ था और ना ही हशरातुल अर्ज़ का। अजीब सी ज़िंदगी हो गई थी। सोमी से मुलाकात के एहसास को जहन से झटकना चाहता था, लेकिन इसकी बातें नश्तर बनकर चुभ रही थी। आह, कैसी मनहूस बात कह गई कि मैं इन जंगलों से कभी निकल ही ना सकूंगा। मैं इन वीरानों में भटकता रहूंगा, लेकिन कब तक? आखिर इस सफ़र की कोई इंतहा ज़रूर होगी। कोई तो इंतहा होगी। हाँ, मौत ही क्यों ना हो। वो मुझे चाहती है, लेकिन मैं इसकी चाहत का ताबे तो नहीं हो सकता। मैं इसका ग़ुलाम तो नहीं बन सकता। वक्त गुजरता रहा। संजीवनी ने मुझे रास्ते की जो निशानात बताए थे अब तक तो वो दुरुस्त साबित हुए थे और मैं इन्हीं के सहारे चल रहा था। सहराए अज़म अफ्रीका तहत्ते निगाह तक फैला हुआ था। अगर कभी इन वीरानों से निकल सका तो क्या ज़िंदगी के कभी ये वाक़यात भुलाए जा सकेंगे? यहाँ से निकलने का तसव्वुर जितना हसीन था, इसका अंदाज़ा मुझे इस बात के सोचने से हुआ। मैंने आंखें बंद कर लीं और आलमी तसव्वुर में अपनी दुनिया में पहुँच गया। वो दुनिया जहाँ की ज़िंदगी रवां दवां थी, बेशुमार मसाइल से भरी हुई, लेकिन इसके बावजूद दिलकश, अपने आप में जज्ब कर लेने वाली। लेकिन मेरी सोच गलत थी। दौलत के हसूल के लिए मैंने जो रास्ते अपनाए थे वो मुनासिब तो नहीं थे। मैं अगर एक मज़दूर की हैसियत से ही ज़िंदगी गुजारता तो बाहर सूरत वो ज़िंदगी भी मेरे लिए कुछ न कुछ दिलकशी इख्तियार कर जाती। किसी मामूली सी औरत से शादी कर लेता, घर होता, बीवी होती, बच्चे होते, और उसके बाद मैं वही ज़िंदगी गुजारता जो मेरे आबा व अजदाद गुजारते चले आ रहे थे। लेकिन मैंने दौलत की हवस में ज़िंदगी की भेंट चढ़ा दिया सब कुछ, और अब मुझे इसकी भरपूर सज़ा मिल रही थी और ये सज़ा मेरे लिए ज़रूरी थी। लेकिन सज़ा का तसव्वुर इतना शदीद नहीं होता कि इसके बाद ज़िंदगी में बेहतरी की कोई तवक्का ही ना हो। मेरी कैफियत कुछ इसी किस्म की थी। लेकिन फिर मैंने सोचा कि ज़रूरी तो नहीं कि सोमी की पेशेंगोई दुरुस्त साबित हो। मुमकिन है उसे धोखा हुआ हो। मुमकिन है संजीवनी के बताए हुए रास्ते मुझे महज़ब दुनिया में ले जाए और मैं एक बार फिर ज़िंदगी हासिल कर सकूं। मैं इन्हीं सोचों में घिरा हुआ आगे बढ़ता रहा। सिंगा की हुक्मरानी आखिर ज़मीन के कौन से हिस्से तक होगी? मैं चलता रहूँगा उस वक्त तक जब तक मौत को ना अपना लूँ। मैंने मायूसी के हालात को जहन से झटक दिया और चलता रहा। और जब टांगों में बिल्कुल जान ना रही और जब बिल्कुल बेसुध हो गया तो एक जगह गिर पड़ा। भूख की शिद्दत से निढाल हो रहा था। आखिरी चंद चीज़ें थी जो मेरे पास बची हुई थी। मैं इन्हें खाकर पेट की आग बुझाई और फिर दिल में न जाने क्या ख्याल आया कि मैंने बाजू से लिपटे हुए सोने के सांप को देखा और मैंने इस पर हाथ फेरने लगा। संजीवनी, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैंने कहा, और अचानक ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे बाजू पर सांप की गिरफ्त हल्की हो रही है। सोने की सख्ती लचक में तब्दील हो गई और सुनहरा सांप मेरे बाजू से नीचे उतर गया, फिर ज़मीन पर लौटा और दूसरे ही लम्हे संजीवनी मेरे सामने खड़ी थी। वही सोहनी सी सूरत और वही हसीन सरापा। उसे देखकर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तुम आ गई संजीवनी, वादा जो किया था। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया की क्या बात है, मैंने तुम्हें दोस्त बनाया है और अपने वादे पर भी कायम हूँ। संजीवनी, मैं परेशान हूँ। क्यों? उसने पूछा और मैंने एक तवील सांस लेकर उसे देखने लगा। फिर मैंने भारी आवाज़ में कहा, सोमी मेरे पास आई थी
ओह! एक लम्हे के लिए संजीवनी के चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हो गए। उसे घबराई हुई आंखों से इधर उधर देखा। मैं इसकी कैफियत का जायज़ा ले रहा था। तब मैंने मुतहरना अंदाज में पूछा, क्या बात है संजीवनी, तुम परेशान क्यों हो गई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ। हाँ, दरअसल मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अपनी हुकूमत और अपनी दुनिया से बाहर निकलकर मेरी हैसियत बहुत बड़ी वहीं रह जाती है। मैं कोई बाकायदा जादूगर तो हूँ नहीं, बल्कि मेरी उम्र ने मुझे कुछ तजर्बात बख्शे हैं जिसकी बिना पर मैं अपने इलाके में महफूज हूँ। लेकिन वहाँ से निकलकर वो खौफज़दा अंदाज में हंस पड़ी। लेकिन यहाँ तुम्हें किससे खतरा है? मैंने सवाल किया। अभी तुमने सोमी नाम लिया था। हाँ, सोमी बाहर सूरत पुरस्रार उलूम के मालिक है, संजीवनी ने जवाब दिया। तो तुम्हारा क्या हाल है? हाँ, यकीनन वो मुझसे खुश ना होगी। ओह, लेकिन संजीवनी, मेरी मौजूदगी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी, मैंने कहा। और फिर अपनी बात के खोखलेपन का मुझे एहसास हुआ, जबकि मैं सोमी जैसी पुरस्रार औरत का क्या बिगाड़ सकता था। बहरहाल छोड़ो इन बातों को, संजीवनी ने कहा। क्या कह रही थी वो तुमसे? बहुत सारी बातें कही थी उसने मुझसे। मसलन? संजीवनी ने सवाल किया। उसने मुझे बड़ा मायूस किया है संजीवनी। किस बात से? उसका कहना है मैं इस इलाके से नहीं निकल सकूंगा। क्यों? संजीवनी ने सवाल किया। एक अजीब सी बात कह दी है उसने, मैंने सुस्त लहजे में पूछा। क्या मुझे नहीं बताओगे? तुम्हें बताने के लिए ही तो बुलाया है। मैंने सोचा मुमकिन है तुम इस सिलसिले में मेरी मदद कर सको। ज़रूर, अगर कर सकी तो दिलो जान से, संजीवनी ने जवाब दिया। वो कहती है संजीवनी कि मैं किसी कीमत पर इन वीरानों से नहीं निकल सकूंगा। बड़ी अजीब कहानी है संजीवनी। जैसा कि तुमने मुझे बताया कि जोराना सिंगर के कब्ज़े में है, हालांकि मैं इस लड़की से कोई खास दिलचस्पी नहीं रखता। अगर वो मुझे ना भी मिले तो मुझे इससे कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन सोमी का कहना है कि इस सिलसिले में मैं मुलव्वस होकर रहूँगा। ओह, संजीवनी ने पुरहयाल अंदाज में गर्दन हिलाई, फिर बोली, मुमकिन है वो दुरुस्त ही कहती हो। क्या मतलब? मैंने संजीवनी को परेशान निगाहों से देखते हुए बोला, और संजीवनी ने पुरहयाल अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, अफ्रीका के इन वहशतनाक इलाकों के राज कोई एक शख्स नहीं जान सकता। यहाँ के देवी देवता मनमानी करते हैं। उन्होंने अपने जादू के जोर से इस तारीख बरे-आज़म में और तारीकी फैला दी है। मैं नहीं कह सकती कि अंजाम क्या हो। संजीवनी, तुम मुझे सहारा नहीं दे रही। यकीन करो आदिल, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ, लेकिन अफसोस मेरी कुव्वतें महदूद हैं। इस बात का इजहार मैं तुमसे कर चुकी हूँ। ठीक है संजीवनी, अगर ये बात है तो मुझे भी इन सारी बातों की कोई परवाह नहीं। मुझे बताओ कि मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ जो तुमने मुझे बताया था? मैंने संजीवनी से पूछा, और उसने कहा, हाँ आदिल, तुम्हारा रास्ता बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब दरमियान में क्या हो मैं ये बिल्कुल नहीं जानती। संजीवनी, मुझे खाने पीने की कुछ अशिया फराहम कर दो। और संजीवनी ने कुछ अजीब से अंदाज में हाथ बुलंद किए, और उसके हाथ में एक अजीब सी चीज़ आ गई। ये रख लो। उसने वो चीज़ मुझे देते हुए कहा, इसकी मौजूदगी में तुम्हें ज़रूरियात की तकलीफ़ नहीं होगी। तुम इस लकड़ी को ज़मीन में गाड़ देना और अपने मुंह की चीज़ तलब कर लेना। और मैंने ऐसा ही करके देखा, और मेरे सामने फलों के ढेर लग गए। बड़े ही ताज्जुब से मैं उन चीज़ों को देखता था, और फिर मुस्कुराते हुए गर्दन हिला दी। वाह संजीवनी, अफ्रीका का ये जादू तो वाकई तिलिस्मी कहानियों जैसे जादू मालूम होता है। तुमने इस सिलसिले में मेरी बहुत मदद की है संजीवनी। कम से कम मैं एक उलझन से तो निजात पा चुका। मैंने उसकी जादू की छड़ी को संभालते हुए कहा। मुझे हंसी आ रही थी। अगर इन चीज़ों के साथ मैं मुहज़्ज़ब दुनिया में पहुंच जाऊं तो अच्छा खासा मदारी बन सकता हूं। मुझे अपने वतन के वो लोग याद आ गए जो उल्टी सीधी शोबदागरी करके लोगों को बेवकूफ़ बनाते थे। उनके बरक्स मैं हकीकी जादुई कुव्वतें रखता था। संजीवनी मुझे देख रही थी, लेकिन न जाने वो क्यों वो पुरसकून नहीं थी। गोया उसकी निगाहें इधर उधर भटक रही थी। मेरे लायक कोई और हिदमत आदिल शाह? उसने पूछा। जाना चाहती हो? हाँ आदिल, मैं खतरे में हूँ। कैसा खतरा? मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे कुछ कीना तोज़ निगाहें मुझे घूर रही हैं। तुम्हारे जहन पर सोमी का खौफ सवार है, यही समझ लो। मैं तन्हाई और उदासी का शिकार हूँ संजीवनी, मैंने कहा। आदिल, तुम्हारी कुर्बत के हसीन लम्हात मैं ज़िंदगी से कभी नहीं निकाल सकती, लेकिन इस वक्त मेरा रुकना मुनासिब नहीं होगा। तुम्हारी मर्ज़ी संजीवनी, लेकिन मैं तुम्हें फिर कभी तलब कर सकता हूँ। हाँ आदिल, मैं वादा कर चुकी हूँ, संजीवनी ने कहा। और अचानक ही उसका रंग जर्द हो गया। वो खौफज़दा निगाहों से यकसमत देखने लगी, और मेरी नज़रें भी उसी समत उठ गईं।
मैं बुरी तरह उछल पड़ा। जिस तरफ संजीवनी देख रही थी वहाँ सोमी कमर पर दोनों हाथ रखे उसे कीना तोज नजरों से घूर रही थी। मैं जल्दी से खड़ा हो गया। संजीवनी जैसे पत्थर का बुत बन गई थी। उसके चेहरे पर खौफ के आसार मुंजमद थे। सोमी अपनी जगह खड़ी संजीवनी को घूरती रही और फिर उसने दोनों हाथ नीचे गिराए और आगे बढ़ने लगी। न जाने क्यों मुझे इसके इरादे अच्छे महसूस नहीं हुए थे। तुम फिर आ गई सोमी, मैंने करख्त लहजे में कहा। मैं गई ही कहाँ थी, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हारी यहाँ मौजूदगी पसंद नहीं करता। मैं तुम्हारे पास नहीं आया आदल, इससे कुछ हिसाब किताब चुकाने हैं मैंने, क्योंकि इसने मेरे हक पर डाका डाला है और इसने मेरा राज फाश कर दिया है। दफ्तन संजीवनी जैसे होश में आ गई। मैं तुमसे खौफजदा नहीं हूँ सोमी, वो बोली। ज़मीन पर रेंगने वाले हकीर कीड़े, क्या तुरासिये का जादू इतना ही बेहकीकत है कि बगैर हड्डी के जानवरों को भी ना आने का मौका मिले? तुझे इतनी जुर्रत किस तरह हुई कि तू मेरा राज फाश करे? सोमी नफरत से बोली। इन अल्फाज के बाद मेरे लिए ज़रूरी है कि तुझे सज़ा दो। तुरासिया की पुजारन, अरे नजस रूह, तुझे दोज़ख की दलदलों में पहुंचा दूंगी जहाँ गहरी तारीकी है। संजीवनी आगे बढ़ते हुए बोली। सोमी तो आगे आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। मैं आगे बढ़ा तो संजीवनी ने एक हाथ सीधा किया। नहीं आदल, सूरत हाल अब दूसरी हो गई है। ये जंग तुम्हारे लिए नहीं बल्कि अपनी इज्जत के लिए होगी। तुम इस सिलसिले में दरमियान में ना आओ। तुम इसके लिए मुझसे तारुज़ कर रहे हो आदिल, सोमी ने कहा। सोमी ब्राह करम, तुम प्लीज़ वापस चली जाओ, इस तरह तुम मेरी मज़ीद नफ़रतों का शिकार हो जाओगी। मैं इसे इंतकाम लिए बगैर नहीं जाऊंगी आदिल, सोमी ने कहा और वह संजीवनी पर झपट पड़ी। उसने संजीवनी के खूबसूरत बाल पकड़े और उसे घुमा कर ज़मीन पर दे मारा। संजीवनी सोमी की निस्बत नाजुक अंदाम थी। उसके हलक से कराह निकल गई, लेकिन गिरने के बाद उसने अपने पाँव सोमी के पैरों में फंसाकर उसे भी गिरा दिया। दोनों औरतें एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हो गई। संजीवनी ने कई बार सोमी को काटने की कोशिश की, लेकिन सोमी खास तौर से अपने आप को उसके दांतों से बचा रही थी। दोनों के लिबास तार तार हो गए। वो तकरीबन बरहना हो गई थी, लेकिन उन्हें अपने तन बदन का होश ही कहाँ था। संजीवनी तो इब्तदा ही से कमज़ोर पड़ रही थी। सोमी की कुव्वत से तो मैं पहले ही वाकिफ़ था। भेड़ियों से जंग में उसने मेरी मदद की थी और मैंने भेड़ियों के पाँव चीरते हुए देखा था उसे। फिर दफ्तन मैंने संजीवनी को ज़मीन पर लौटते देखा। सोमी यही समझी कि संजीवनी पर कोई वार कारगर हो गया है, लेकिन दूसरे ही लम्हे संजीवनी के बदन से धुआं उठने लगा और फिर वो सुनहरी नागन की सूरत इख्तियार कर गई और उसने एक लम्हा ज़ाय किए बगैर सोमी पर हमला कर दिया। देखते ही देखते उसने संजीवनी का फन सोमी ने दांतों में दबा लिया और उसे झंझोड़ने लगी। संजीवनी अपने बदन को अजियत से बल दे रही थी, लेकिन सोमी उसके बदन से बच रही थी और फिर उसने सुनहरी नागन का फन उसके बदन से अलग कर दिया और खून आलूद चेहरा लिए पीछे हट गई। संजीवनी का हसीन बदन लहरें ले रहा था। सोमी बुरी तरह दौड़ती हुई मेरी निगाहों से ओझल हो गई। मैं संजीवनी के बदन को फैलते सुगड़ते देख रहा था और मेरा जहन अजीब सी कैफियत का शिकार था। क्या संजीवनी सोमी का शिकार होगी? ये कैसे मुमकिन है? संजीवनी, मैंने उसे पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मैंने उसके फन को देखा, लेकिन संजीवनी अब बेजान हो गई थी। वो सोमी से हार गई थी और सोमी ने उससे इंतकाम ले लिया था। मेरा सर चकरा गया। होनहार सोमी ने संजीवनी को ख़त्म कर दिया। मुझे उसकी मौत का बेहद रंज हो रहा था। देर तक मैं सर पकड़े बैठा रहा। जो कुछ हुआ था वो तवक्का के खिलाफ था और मैं कुछ भी नहीं कर सका था। बहरहाल उसके बाद मैंने खुद को संभाला। सोमी ने मेरी हमदर्द ख़त्म कर दी थी। सोमी, सोमी, अगर तुम मेरे नज़दीक हो तो सामने आओ, मैंने गज़बनाक लहजे में कहा, लेकिन सोमी किसी रूप में नज़र नहीं आई। वो शायद मेरे खौफ से रोपोश हो गई थी। लेकिन फिर इस ख्याल पर मैं खुद ही हंस पड़ा। भला उसे मेरा क्या खौफ हो सकता है? हाँ, मेरी नफ़रत उससे और बढ़ गई थी। और फिर मैंने एक और बात सोची। एक खौफनाक ख्याल मेरे जहन में उजागर हो गया। मैं सोमी से इंतकाम लूँगा। हाँ, मैं सोमी से संजीवनी का इंतकाम लूँगा और इसके लिए मैं सिंगा का सहारा लूँगा। सोमी खुद को सिंगा के सामने बेबस पाती है। मैं सिंगा से मिलकर सोमी से इंतकाम लूँगा। मैंने अहद कर लिया और अब मेरे दिल से अफ्रीका के निकलने का ख्याल निकल गया था। मैं आज तक इस सरजमीन से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैंने ये तसव्वुर छोड़ दिया था। मैंने फ़ैसला किया था कि मैं अफ्रीका में रहकर इन हंगामों से उलझूंगा।
और सोमी को नीचा दिखाऊंगा। मैं देखूंगा कि वो कितनी हुस्सर है और कितनी कुव्वतों की मालिक है। वो मुझसे मोहब्बत के दावे करती है, लेकिन मैं उससे नफ़रत करता हूँ, बेपनाह नफ़रत। चुनांचे मैं वहाँ से आगे बढ़ गया। मंजिल तो पहले ही कोई नहीं थी। मैंने जानबूझकर संजीवनी के बताए हुए रास्ते तर्क कर दिए और यूं ही सहरा में भटकने लगा। अब मेरे पास वो सहारे भी ख़त्म हो गए थे जिनके ज़रिए मैं खाने पीने की चीज़ें हासिल कर सकता था। हाँ, संजीवनी का दिया हुआ एक तोहफा अब भी मेरे पास मौजूद था। मैंने उसकी अनोखी लकड़ी को देखा जो मेरी निगाह में सिर्फ एक लकड़ी थी। क्या संजीवनी के बाद इसकी तासीर भी ख़त्म हो गई? मैंने सोचा। तब मैंने उसे आजमाने का फ़ैसला किया। एक जगह रखकर मैंने उसके सामने खाने पीने की ख्वाहिश की और ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वो तमाम चीज़ें मेरे सामने आ मौजूद हुईं। आज संजीवनी ने मरते वक्त मुझे एक ऐसा तोहफ़ा नवाजा जो मुझे ज़िंदा रखने में अफ्रीका में बड़ा मावन था। लेकिन क्या ये सिर्फ खाने पीने की चीज़ों तक महदूद है? मैंने सोचा। तब मैंने सवारी की तमन्ना की और हैरत की बात कि मैंने अपने अकब में घोड़े की हिनहनाहट की आवाज़ सुनी। पलट कर देखा तो गहरे स्याह रंग का एक अरबी नस्ल का घोड़ा मौजूद था जिस पर जीन तक कसी हुई थी। मैंने गहरी सांस ली। मैं तो अब न जाने क्या से क्या बन गया था। हालांकि अगर मैं चाहता तो ये तमन्ना भी कर सकता था कि मैं अफ्रीका से निकलना चाहता हूँ। मुमकिन है यहाँ भी मेरी मदद होती, लेकिन इंसान अजीबोगरीब कैफियत का पुतला है। मैं यहाँ से निकलना चाहता था। चुनाचा मैं घोड़े के नज़दीक पहुँच गया। घोड़ा खामोश खड़ा था। दूसरे ही लम्हे में उछलकर उस पर सवार हो गया। इस सदी में ऐसी अलफ लैलवी मनाजर का तस्करा सिर्फ बच्चों की कहानियों में ही मिल सकता था। मुमकिन है कि आप इन सारे वाक़यात को थके हुए जहनों की तहलीक समझे, लेकिन इसके बारे में मैं आपको सबूत दे सकता हूँ। घोड़ा इंतहाई मंजिलों की तरफ दौड़ रहा था और मैं एक नडर शाह सवार साबित हो रहा था। और वो फासला जो शायद मैं कई दिनों में तय करता, मैंने चंद घंटों में तय कर लिया था। और फिर मेरी निगाह एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। ये एक कराल था, वीराने में बड़ी बनी हुई एक झोंपड़ी जिसमें मौजूदगी ताजुबहेज थी। यहाँ कौन रह सकता है? कोई बस्ती भी नज़दीक नहीं है। अफ्रीकी कबाइल का तर्ज रहाइश, आम सी बस्ती। तब मुमकिन है कोई अफ्रीकी जादूगर यहाँ हो। मैंने घोड़ा उस रास्ते पर डाल दिया। बड़ा ही हसीन इलाका था। दूर दूर तक सरसब्ज़ पहाड़ियाँ बनी हुई थी, लेकिन जानवरों के अलावा और कोई वजूद नहीं था। एक तेज़ रफ्तार नाला तेज़ आवाज़ के साथ बह रहा था। बहरहाल थोड़ी देर के बाद मैं कराल के नज़दीक पहुँच गया। लेकिन मेरी बदकिस्मती, पत्थर की स्याही माइल चीज़ असल में काई थी। इतना फिसलवान पत्थर था कि मैं खड़ाप से नाले में जा गिरा। ठंडे यख पानी ने मेरे बदन को छुआ और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पानी की तेज़ रफ्तारी में रुकने का सवाल ही नहीं था। आन की आन में मैं न जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गया। मेरे हाथ किसी मौहूम सी उम्मीद को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज़ नाले का शोर और मेरे बेवजनी पानी के थपेड़ों के साथ मिलकर मेरे हाथ मुअत्तल कर रही थी। मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन आंखों में पानी भर गया और फिर मेरी कुव्वत मदाफत भी जवाब देने लगी। यही मेरे हक में बेहतर था कि सो जाऊं, बेहोशी की नींद अपना लूं और किसी पत्थर से टकराकर पाश हो जाऊं, ताकि वो ख्वाहिश जो मेरे सीने में दबी हुई थी पूरी हो जाए। और थपेड़ों ने मुझे गहरी नींद सुला दिया, गहरी नींद। और फिर आरी एहसास भी फना हो गया। लेकिन मौत के बाद भी ज़िंदगी होती है और ये ज़िंदगी के मनाजिर से मुख्तलिफ होते हैं। ऊपर अबर आलूद आसमान था, चीलें नीचे उतर रही थी और बदन के नीचे खड़ी ज़मीन। क्या मौत के बाद भी ये सब कुछ होता है? फिर पानी की मध्यम शरर शरर सुनाई दी। उसकी नन्ही नन्ही फुहारें कभी कभी मेरे बदन से टकराती और अजीब से एहसास से रोशनास करा देती। क्या मैं जिंदा हूँ? नामुमकिन। मुझे वो तेज़ रफ्तार नाला याद आ गया कि इसकी रफ्तार सुस्त हो गई थी। मैंने गर्दन घुमाई। थोड़े ही फासले पर दरख्तों के झुंड नजर आए। बड़ा ही पुरकैफ मंजर था। तब मैंने हाथ जमा किए और अपने नीचे की ज़मीन टटोली। फिर मैंने उठने की कोशिश करने लगा। इस कोशिश में मुझे नाकामी नहीं हुई थी। तब मैंने इर्द गिर्द के माहौल को देखा और एक गहरी सांस ली। नाले की तेज़ रफ्तारी यहाँ आकर ख़त्म हो गई थी और वो चौड़ाई में आकर फैल गया था। मैंने बेहोशी के आलम में यहाँ पहुँच गया हूँ और एक ऐसे ही पत्थर पर पड़ा हुआ था जो सपाट था और जिससे पानी बह रहा था। ये किनारे से सिर्फ चंद कदम के फासले पर था और फिर वहीं से दरख्तों का सिलसिला शुरू हो गया था। मैंने हिम्मत की और उठ खड़ा हुआ और फिर डोलते हुए कदमों से चलता हुआ किनारे तक पहुंच गया।
मेरा बदन जगह जगह से दुख रहा था। पूरे बदन पर पत्थरों की हराशी पड़ गई थी और मिर्चें सी लगी हुई थी इन जख्मों में। किनारे पर आकर मैं ज़मीन पर लेट गया। बादलों की वजह से वक्त का तयन नहीं हो रहा था। मैंने थोड़ी देर तक आंखें बंद रखीं। फिर मुझे इस तरह सुकून महसूस हो रहा था। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो तवानाई किसी कदर बहाल हो गई थी। मैंने इधर उधर देखा और दफ्तन मेरे जहन में एक क्लिक की आवाज़ हुई। मेरी निगाह एक चट्टान पर पड़ी थी, किसी देवहैकल शेर का सर। और ये चट्टान मैंने इसके बारे में ज़रूर कुछ सुना था। क्या सुना था मैंने इस चट्टान के बारे में? मैं अपने जहन पर जोर देने लगा। दिमाग तो साएं साएं कर रहा था। कोई बात याद नहीं आ रही थी। नाले के यख बस्ता पानी में सफ़र मामूली बात नहीं थी। अगर मैं गैर मामूली कुव्वतों का मालिक ना होता तो अभी तक कब का मर खप गया होता। लेकिन ये स्याह अंधेरा, ये खौफनाक सहरा मुझे मौत ही नहीं दे सकता था। हाँ, मौत, जो इस वक्त मेरी अव्वलीन ख्वाहिश थी। क्या आपने ऐसे लोग देखे जो शिद्दत से मौत की आरज़ू करते हैं और मौत उनसे कदम कदम पर मजाक करे? उन्हें हर कदम पर ऐसा महसूस हो जैसा मौत उनकी मुश्किल आसान करने के लिए आ गई हो। फिर ऐन उस वक्त ज़िंदगी उन्हें मौत के हाथों से लपक ले, या फिर वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश से उताकर ज़िंदगी की तलाश करें और खुशी का कोई लम्हा भी उनके लिए खुशी का लम्हा ना रहे। मौत के स्याह बादल दोबारा ज़िंदगी की आगोश में ले लें। तारीख बरे आज़म में मेरे साथ ज़िंदगी और मौत का यही खेल तो चल रहा था और हर लम्हा ज़िंदगी का नया पैगाम लाता था। ऐसी ज़िंदगी जिससे मुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। कहाँ कहाँ मौत और ज़िंदगी का खेल नहीं हुआ था। काश मौत आ जाती, या फिर ज़िंदगी इस हद तक फतेहयाब हो जाती कि मैं उलझनों से निकल जाता। काश मेरे बाजू में अफ्रीका का तिलिस्म तोड़ने की कुव्वत होती। लेकिन यहाँ तो हर लम्हा बेबसी का मजहर था। मुहज़्ज़ब दुनिया का वो मर्द कितना खौफनाक था। बावजूद इसके कि मेरा पूरा बदन दुख रहा था, मैं उठकर बैठ गया। एक बार फिर शेर के सर जैसी चट्टान पर निगाह पड़ी और जहन फिर जंजलाहट का शिकार हो गया। इस चट्टान का तज़किरा मैंने कहाँ सुना है? संजीवनी, सोमी, मजूका, शेकाला। दफ्तन मेरे जहन में एक धमाका सा हुआ। शेर के साथ ही सिंगा का नाम जहन में आया था। ओह हाँ, सिंगा। शेर के सर के साथ इसके तस्करा तो था। जहाँ एक चट्टान शेर के सर से मुशाबा है, तो क्या तकदीर ने एक बार फिर मुझे किसी आजमाइश में डालने का फैसला किया? ज़ोराना भी तो सिंगा ही की कहती थी, और सिंगा वो देवी है जो पूरे अफ्रीका पर हुक्मरान थी, जिसे तमाम कबाइल डरते थे। मैंने अपने हवास दुरुस्त की और सोचने लगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सिंगा का तस्वुर जहन में था और यही ख्यालात थे कि क्या मैं इस देवी के हजूर जाऊं, न जाने इसका सलूक मेरे साथ क्या हो। देर तक इन्हीं ख्यालात में डूबा रहा। फिर दूर कहीं घोड़ों की हनहनाहट सुनाई दी और मैं चौंक पड़ा। मैंने गर्दन उठा के इधर उधर देखा। तहद्दे निगाह सरसब्ज चट्टानें बिखरी हुई थी। इन चट्टानों के दरमियान दरख्त भी लहरा रहे थे। बड़ा ही खूबसूरत इलाका था। वो चट्टान तकरीबन निस्फ फरलांग दूर थी, जिसका सर शेर से मुशाबा था और घोड़े इसी चट्टान से नमूदार हुए थे। बुलंदो बाला सफ़ेद घोड़े जिन पर हसीन औरतें सवार थीं, जानवरों की खालों के मुख्तसर तरीन लिबासों में मलबूस, हाथों में चमकदार अनियों वाले नेज़े लिए हुए। घोड़ों की तादाद 15 से 20 के दरमियान थी और वो तेज़ रफ्तारी से दौड़ते हुए मेरी ही तरफ आ रहे थे। फिर चंद साथ के बाद वो मेरे नज़दीक पहुंच गए, लेकिन अब भी वो रुके बगैर बराबर तेज़ रफ्तारी से मेरे गिर्द एक दायरा बनाते हुए दौड़ रहे थे। इन पर बैठी हुई तमाम लड़कियां जवान थी और इंतहाई होनहार निगाहों से मुझे देख रही थी। फिर उन्होंने अपने अपने नेज़े मेरी तरफ फेंके और चंद साथ के बाद मैं नेज़ों के दरमियान था। इतना खूबसूरत गोल दायरा बनाया था उन्होंने कि ताजुब होता था इनकी महारत पर। गोया उन्होंने मेरे लिए नेज़ों का एक पिंजरा सा बनाया था। इसके बाद घोड़ों की रफ्तार सुस्त हो गई। फिर वो रुक गई। लड़कियां घोड़ों से नीचे उतर आईं। वो तनोमंद और दराज कद थीं। किसी के चेहरे पर नस्वानियत नज़र नहीं आ रही थी। फिर उनमें से एक चीते की खाल पहने हुए आगे बढ़ती हुई आई और गराती हुई आवाज़ में बोली, सिंह आगे कैदी। मैं तो तुम सबका कैदी हूँ हसीन नागनो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, मेरे जहन में ज़राफ़त उभर आई थी। नहीं, सिर्फ सिंह आगे कैदी। इस ज़मीन पर, इन चट्टानों पर वही हुक्मरान है और इस सारी सरजमीन पर उसी का हुक्म चलता है। तो फिर तुम कौन हो? उसके अदना गुलाम। मुझे कैद क्यों किया गया है? मैंने सवाल किया।
اس لیے کہ تم مرد ہو اور تم نے اس سرزمین کو اپنے وجود سے ناپاک کرنے کی کوشش کی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے افریقہ میں مردوں کے خلاف عام بغاوت ہو گئی ہے، جسے دیکھو مردوں سے نفرت کرتا ہے۔ میں نے کہا، تم ہو ہی قابل نفرت مخلوق، زمین پر جتنا شر پھیلا رکھا ہے تمہاری ہی ذات کی وجہ سے ہے۔ عورت کی ذات تو گھنے درخت کی چھاؤں کی مانند ہوتی ہے، جس کے نیچے ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوتی ہے، لیکن تم لوگ آگ ہوتے ہو۔ تم بول رہی ہو کہ تمہارا اپنا وجود بھی کسی مرد کی مرہون منت ہے۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، نہیں احمق انسان، تمہاری عقل وہ کچھ نہیں سوچ سکتی جو ہم ہیں، اور نہ ہی اس بات کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ تمہیں بتایا جائے۔ تم سنگا کے قیدی ہو کیونکہ اس کی تم سلطنت میں گھس آئے ہو۔ ہم سب تمہاری ذات سے اتنی ہی نفرت کرتے ہیں کہ تم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں اجازت مل جاتی ہو تو ہم تمہارے جسم کے چیتھڑے اڑا دیتے۔ ٹھیک ہے، تم چیتھڑے نہیں اڑاؤ گی تو تمہاری ملکہ اڑا دے گی۔ بہرحال اگر تم مجھے قیدی بنانے آئی ہو تو میں اعتراض نہیں کروں گا۔ مجھے عظیم ملکہ کے دربار میں لے چلو۔ اوہ، تم اسے عظیم کہہ رہے ہو؟ ایک دوسری عورت بولی۔ تم نہیں جانتی، میں تو پیدائش کے وقت بھی اس کا نام پکار رہا تھا۔ میں نے اس کے لیے کتنی کتنی صوبتیں اٹھائی ہیں، تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ سنگا کے لیے؟ عورت نے کہا، ہاں، سنگا کے لیے۔ خیر، یہ باتیں تو تم اسی سے کہنا، ہمارا کام تو صرف یہ ہے ہم تمہیں قید کر کے اس کے دربار میں لے جائیں۔ میں نے انکار تو نہیں کیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑیاں ڈال دو، عورت نے کہا، اور دو لڑکیاں آگے بڑھائیں۔ ان کے انداز میں اب کسی قدر جھجک پیدا ہو گئی تھی۔ رسیاں باندھتے ہوئے وہ کوشش کر رہی تھی کہ ان کے ہاتھ میرے ہاتھ سے مس نہ ہونے پائے۔ میں نے یہ بات خاص طور پر محسوس کی تھی۔ بہرحال میں نے کوئی تعارض نہیں کیا۔ میرے ہاتھوں میں لمبی رسیاں باندھ کر ان رسیوں کے سرے گھوڑے کی زین سے باندھ دیے گئے، اور پھر وہ عورتیں اپنے گھوڑے سوار ہو گئیں۔ ان کے سوار ہونے کے بعد دوسری عورتیں بھی اپنے اپنے نیزے زمین سے نکال کر گھوڑوں پر بیٹھ گئیں اور گھوڑے آگے بڑھ گئے۔ میں پیدل چل رہا تھا۔ پہلے گھوڑے کی رفتار ہاتھ سے تیز رہی، پھر ایک بار اس عورت نے جوان لڑکیوں کی جو کہ سربراہ معلوم ہوتی تھی پلٹ کر مجھے دیکھا۔ میں بڑے سکون سے گھوڑوں کی رفتار کے ساتھ دوڑ رہا تھا، اور میری پیشانی اور بدن کے دوسرے حصوں سے پسینہ گر رہا تھا۔ تب عورت نے گھوڑے کی رفتار سست کر دی۔ میں نے صاف محسوس کیا تھا کہ میرے ساتھ رعایت برتی جا رہی ہے، اور میں اس رعایت پر مسکرا اٹھا۔ جس انداز میں بھی مجھے قیدی بنا کے لے جایا جا رہا تھا اس وقت تکلیف دہ تھا، لیکن اس کے باوجود میری کیفیت میں نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ میں نے تکالیف اور مصائب کو اپنا مقدر سمجھ لیا تھا، اور سوچ لیا تھا کہ افریقہ کی سرزمین پر مجھے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنا ہوگا۔ ظاہر ہے یہاں سے زندگی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور نہ ہی یہ کبھی ہوگا کہ میں مہذب دنیا کو جا سکوں۔ چنانچہ حالات نے میرے ذہن میں ہر وقت کوفت اور بے بسی کا احساس پیدا کر دیا تھا، اور ظاہر ہے ایسی زندگی سے کیا فائدہ؟ چنانچہ بہتر یہی تھا کہ فریب دیا جاتا، فریب کھایا جاتا، اور ہر تکلیف اور مصیبت کو اس طرح برداشت کیا جاتا جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو۔ یہاں یہی کیفیت زندہ رہنے میں معاون ثابت ہو سکتی تھی، ورنہ موت آتی تھی اور نہ زندگی ملتی تھی۔ اس عورت کی یہ رعایت مجھے حد سے دلچسپ محسوس ہوئی، اور میں سوچنے لگا کہ مردوں سے نفرت کرنے والی یہ عورتیں آخر وجود میں کہاں سے آئی ہوں گی؟ سربراہ عورت نے جو کچھ کہا تھا وہ بھی کچھ ناقابل یقین سی بات تھی۔ یہ نہیں ان کی پیدائش کا کوئی ایسا زاویہ ہے جس میں کسی مرد کا وجود ہی نہ ہو۔ کیا بات تھی! مجھے ہاں ہنسی آ رہی تھی، اور میں یہ دیکھنا چاہتا تھا یہ عورتیں مرد سے کس طرح دور رہ سکتی ہیں۔ بہرحال میں سربراہ عورت کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ طویل سفر طے کرنا پڑا۔ ویسے بڑی ہی دلچسپ اور پرسکون بات یہ تھی کہ پیروں کے نیچے گہری سبز گھاس تھی، جس کی وجہ سے پاؤں زخمی نہیں ہو رہے تھے۔ ہاں، کبھی کبھی کوئی چھوٹا سا پتھر پاؤں کے نیچے آتا تو ہلکی سی تکلیف ہو جاتی۔ یہی بہتر تھا کہ کم از کم مجھے یہ آسانی حاصل تھی۔ تب میں نے ایک چٹان کے عقب میں پتھروں کا ایک عجیب و غریب غار دیکھا، ایک ایسا غار جسے غیر قدرتی ہی کہا جا سکتا تھا۔ محراب نما دروازہ پہاڑ کے ایک طرف بہت بلند دامن میں واقع تھا۔ اوپر کا حصہ نوکدار اور اس انداز میں تراشا گیا تھا جیسے انسانی ہاتھوں نے تراشا ہو، چنانچہ ہم اسے مکمل طور پر غیر قدرتی غار کہہ سکتے ہیں۔ گھوڑے ایک ایک کر کے اس غار میں داخل ہو گئے، اور یہ بات بے حد حیران کن تھی کہ دوسری جانب کوئی چھت نہیں تھی۔ یہ دروازہ ایک بہت بڑی چٹان میں تھا، اور چٹان کی دوسری جانب ایک خالی اور وسیع میدان تھا۔ اس میدان کے انتہائی سرے پر کچھ اور پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں، لیکن اس وسیع میدان کو انتہائی حسین بنا دیا گیا تھا۔
दो तरफा दरख्त लगे हुए थे और एक चौड़ा रास्ता चट्टानों तक गिरा दिया गया था, जहाँ तक दूसरा दरवाज़ा नज़र आ रहा था। अजीबोगरीब पहाड़ों के दरमियान ये वादी बेहद खूबसूरत लग रही थी, बिल्कुल एक प्याला नुमासी शक्ल थी। इसकी और इसके पर चढ़ना तकरीबन नामुमकिन था। इतनी महफूज और हसीन जगह मैंने अफ्रीका में पहले कभी नहीं देखी थी। हम इस दूसरे दरवाजे के पास पहुंच गए, जिस पर बहुत सारी औरतें इस्तादा थीं। उनके हाथों में लंबे लंबे नेज़े थे। मुझे लाने वालों ने मुझे इनके हवाले कर दिया और तफसीलात सुनने के बाद मुझे एक तहखाने में लाया गया। चट्टान को किसी महसूस जरिए से ढांप दिया गया और अब मैं सिंगा का कैदी था।